शूद्र शिवशंकर सिंह यादव जी पूरे देश में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच एक चेतना भरने का काम करते हैं, शूद्र आंदोलन को धार देने का काम कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से। और आपने कई किताबें भी लिखी हैं जिसमें आप अपने पूरे चिंतन को समाज में उतारने का काम कर रहे हैं कि कैसे हम एक बेहतरीन भारत बना सकते हैं। तो यादव जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जो आप पूरे देश में इस समय भ्रमण कर रहे हैं कई जगह, कभी कानपुर, कभी मुंबई, कभी और कई जगह, तो क्या आपको दिख रहा है कि समाज में सत्ता भी एक परिवर्तन का खास सबब बनती है? आने वाले सन 24 में आपको क्या दिख रहा है कि किस तरह का परिवर्तन हो सकता है? व्यवस्था परिवर्तन का तो सपना हम लोग देखते हैं, लेकिन जब बड़ी कोशिश होती है तो सत्ता परिवर्तन तक बात पहुँचती है। व्यवस्था परिवर्तन एक बड़ा मैराथन दौड़ है, कुछ बताएं। सबसे पहले तो आपको इस तर्कस चैनल पर आपको भी शुक्रिया, धन्यवाद हमें इस मौका देने के लिए। देखिए, आपने बड़ा एक विचित्र और अच्छा टॉपिक आपने हमारे सामने रखा। वैसे सच कहिए तो मेरा मूवमेंट और मेरा जो गर्व से को हम शूद्र हैं आंदोलन जो है टोटली सामाजिक परिवर्तन की दिशा में है। लेकिन ये बात तो सही है कि सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तन भी बहुत ज़रूरी है। सामाजिक परिवर्तन जब मजबूत होगा तभी राजनीतिक जो है व्यवस्था भी मजबूत होगी, नहीं तो लड़खड़ाते रहेगी। एक सवाल है 2024 का। ये साथ में 2024 के लिए लेकर के मैं भी बहुत असमंजस में हूँ। ये बात तो सही है कि बौखलाहट हर समाज में है, हर क्षेत्र में, SC ST हो चाहे OBC हो, चाहे जो भी इस व्यवस्था से लोग परेशान हैं। मैं देख रहा हूँ कई मीटिंगें जो दिल्ली में लोगों ने बुलाया, 50-50, 100-100, 200-200 तरह तरह की छोटे मोटे पार्टियों को, संस्थाओं को लोग बुला रहे हैं और उनको एक होने की बात कर रहे हैं, एक जुड़ने की बात कर रहे हैं, एकता लाने की बात कर रहे हैं कि भाई 2024 में भाजपा को कैसे हराया जाए। देखिए, मैं भी कई जगह मीटिंग अटेंड किया, मुझे भी लोग बुलाते हैं, हमारे एक संस्था के बैनर तले होने के नाते मुझे भी बुलाया जाता है। मैं जाता हूँ, अपनी बात तो मैं अपने तरफ से रखता हूँ। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा दुख होता है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और सबसे बड़ी गलतियाँ भी हैं हमारे शूद्र समाज की है, चाहे वो बहुजन हो, चाहे वो OBC हो, चाहे मूल निवासी है, चाहे जो भी है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि भाजपा को हम दोष देते हैं, मैं भाजपा को कभी दोष नहीं देता। भाजपा जो है ये कम से कम नहीं तो 100-150 साल से 1925 से ही सतत प्रयत्न कर रही है। जो उसका वर्चस्व था कम से कम 1000 साल 500 साल पहले, जो ब्राह्मण का वर्चस्व था, ब्राह्मणवाद था। एक समय आपको वर्चस्व की बात बता दूं कि जब शिवाजी महाराज पूरे छत्रपति राजाओं कितने हराने के बाद छत्रपति बन गए तो अदना ब्राह्मण कह दिया कि आप शूद्र हो, राज्याभिषेक नहीं बन सकता है। स्वतंत्र भारत में यहाँ तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह दिया कि आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। उन्होंने 101 काशी के ब्राह्मणों का पैर धोया है, पता चला है, पानी पिया है, तब जाकर शुद्धिकरण हुआ है और उस तरह से शुद्धिकरण हुआ उनका। तो ये मैं देख रहा हूँ कि इस तरह के जो वर्चस्व उनका था वो धीरे धीरे मुगलों मुसलमानों ने कुछ कम किया। बाद में अंग्रेज़ों ने तो कानून बना के, एक्ट बना के इतना ध्वस्त किया कि उनका पूरा चरमरा दिया और उस समय लोग कुछ क्यों भी नहीं बोल पाए। तब तो इनकी न आस्था आहत हुई न कुछ हुई, सब चीज़ जो डंडे के बल पर बनाते गए और उसको सब मानते गए। लेकिन वो लोग कहते हैं कि भारतीय समाज को तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने सब किया, तो उनकी बात, उनका पक्ष अपने ढंग से होता है कि जो कुछ अंग्रेज़ों ने किया वह हमारे समाज को तोड़ने के लिए किया। नहीं साहब, मैं तो जहाँ तक इतिहास को पढ़ करके और अनुभव को देख करके और अनुभव को देखता हूँ तो मैं तो कर रहा हूँ कि अंग्रेज जो हमारे लिए भाग्य विधाता साबित हुए हैं। अगर वो नहीं आए होते तो यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं पढ़ पाते और गांधी भी नहीं पढ़ पाते। जो हम इतिहास के पन्नों पर देखते हैं, जो यहाँ पर शिक्षा से वंचित किया गया, संपत्ति से वंचित किया गया था पूरे 85% को, यहाँ तक कि उठने बैठने, खाने पीने हर जगह अपमानित होकर के जानवर से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ता। ये अंग्रेज़ों की देन है कि उन्होंने जो है समता, समानता, बंधुत्व। अरे आपको बता दूं, एक चीज़ आश्चर्य होता है कि यही हमारी संस्कृति और सभ्यता, जिसको हम बहुत बड़ी सभ्यता बताते हैं, हिंदू धर्म की, ये लोग आज भी जो है हमारे ही देश के अपने हिंदू भाई को ही अच्छे, तगड़े, मजबूत, बुद्धिमान को पढ़ने के लिए रोक रहे हैं। और सोचिए कि 400-500 साल पहले अंग्रेज, चाहे वो ब्रिटिश के, ये जो मलिच कहते हैं उनको, कहते हैं पश्चिमी सभ्यता वाले, उन्होंने जो है इतनी पढ़ाने की तड़पड़ाहट, उनकी देखिए इतनी पढ़ाने की तड़पड़ाहट थी
कि उन्होंने अंधों को पढ़ाने के लिए ब्रेल भाषा का आविष्कार किया, गूंगों को पढ़ाने के लिए आविष्कार किया, और यहाँ जो अच्छे तगड़े तो आज भी पढ़ने को रोका जा रहा है। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं, ये लोग तो कह रहे हैं कि अब खुल के सब लोग पढ़ें और आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए, पढ़ लिख करके आप आइए और फेस करिए, सामना करिए। नहीं, ये तो टोटल गलत है भाई। जिसको आपने सदियों से वंचित रखा, न उसके पास संपत्ति है, न घर है, न द्वार है, न उसको रोजगार आप दे रहे हो। रोजगार भी अगर मैं देखा हूँ, अभी देखिए मैं छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी समाज का लेख पढ़ा था। उस लेख में मैं देखा कि आदिवासी समाज के बांस की पत्तियों का छिल करके इतनी बढ़िया बढ़िया डिजाइन, डोली, कोलची, तरह तरह के बर्तन, मतलब खिलौने, क्या क्या कारीगरी से बना रहे हैं। क्या उनको उचित दाम उस परिश्रम का, उनके रिसर्च का, उनके प्रोडक्शन का मिलता है? नहीं मिलता है। यहाँ तो जो गरीब से गरीब, हक गरीब है, वो जो भी काम कर रहा है, जो भी मजदूरी कर रहा है, उसको बराबर प्रोडक्शन का, उसके मजदूरी का, उसके मेहनताना का, उसके कारीगरी का कीमत नहीं दिया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ खाली उनको कीमत दे दो और खुले बाजार में छोड़ दो। हम तो कह रहे हैं कि SC ST और शूद्र समाज अपने सिर्फ 2 पैर 2 हाथों के बल पर किसी भी तरह से, हम ये नहीं कह रहा हूँ किसी भी तरह से, कि किसी भी रूप में किसी सवर्ण से वो कम नहीं रहेगा, हर चीज़ में आगे निकल जाएगा। लेकिन आप उसको समानता का अधिकार तो दीजिए, हर जगह समान काम करने का महत्व दीजिए, और समान काम करने का समान मजदूरी भी दीजिए। एक मजदूर जो है गांव में अगर बाई है, घर में किसी के यहाँ नौकर है, तो 2000, 3000, 4000 दे करके खाने पर रख देते हैं। एक वही झाड़ू लगाने वाला ताजमहल होटल में है तो उसको 40-50 हज़ार तनख्वाह मिलती है। बताइए कितनी तरह के विडंबना है हमारे ही देश में है, जहाँ समता, समानता, लोकतंत्र, और यहाँ तक कि कहते हैं कि सबको समानता की बात। कहाँ समानता है? कहीं समानता नहीं दिखती है। नहीं, हम इस टॉपिक पर आ रहे थे अभी जी, हम इस टॉपिक पे सन 24 को केंद्रित करके 24 से केटी आ रहे थे, तो उसके लिए कहना चाहता था कि वो अपने वर्चस्व को, भाजपा की अच्छाई ये है कि उनका जो वर्चस्व खत्म हुआ था उसको, उनको 100 सालों के बाद अथक परिश्रम का उनको मौका मिला है, तो उस मौका मिला है तो उसका वो फायदा उठा रहे हैं, और फिर से वो वर्चस्व जो है ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को कायम रखने के लिए दिन रात पूरा 8 सालों में अनुभव कर रहा हूँ कि ये सरकार जो है टोटल का टोटल सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और ब्राह्मण के वर्चस्व को बढ़ाने का ही शासन प्रशासन हर तरह से कोशिश कर रही है, और हजारों संस्थाएं लगी हुई, यहाँ तक कि डोर टू डोर, चाहे वो सत्यान कथा के रूप में हो, चाहे भागवत कथा के रूप में, चाहे वो कुमकुम का है, चाहे महिलाओं का है, रीति रिवाज परंपरा के नाम पर आपके चौकट पर जा के बता। क्या ये हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म और हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र ही है कि कुछ अलग कुछ है? देखिए, अब आपने जो अपने आप खुद कह दिया, सच कहिए तो ये आज जो व्यवस्था बनाना चाहते हैं, ये टोटली ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण व्यवस्था बनाना चाहते हैं। हिंदू धर्म और हिंदुस्तान, चाहे कहिए आप भारत कहिए, हिंदुस्तान तो खैर भाई नहीं, भारत देश को ये समृद्ध भारत बनाने की कोशिश जरा भी नहीं है। अगर ऐसी कोशिश होती तो देखिए, जहाँ भी जितनी भी कल हैं, कारखाने हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बेच रहा है खुला, जो कांग्रेस ने बनाया था 50-60 सालों में, उसको खुलायाम बेच रहे हैं। इनको कुछ नहीं लग रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं। इसलिए देश की और भारत की समृद्धि के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ। ये तो जो इनका मनुस्मृति में है कि संपत्ति पर अधिकार, शस्त्र पर अधिकार, और हमारा वर्चस्व बना रहे ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का, वो कायम रहे। तो देखिए, वो लगे हुए, लेकिन हमारे लोगों की बात मैं कर रहा हूँ अब, हमारे शूद्र समाज के, भोजन समाज का। यहाँ देखिए कि हजारों, उनको मैं बताया था ना कि उनको हजारों संस्थाएं हैं, ये सब भाजपा के पीछे लगी हुई हैं, भाजपा को आगे बढ़ा रही हैं, और भाजपा सफल हो रही है। और हमारे यहाँ क्या है शूद्रों में कि हजारों राजनीतिक पार्टियां बन गई हैं, लेकिन सामाजिक संस्थाएं पूरे देश में नेशनल लेवल पर एक भी नहीं है। हजारों पार्टी, हर आदमी पारिवारिक पार्टी बना रखा है, छोटे छोटे जात की पार्टियां बना रही है, अपने में टूटे हुए हैं, अपने में बिखरे हुए हैं, एक दूसरे के वर्चस्व, एक दूसरे को ख़त्म करने में ही लगे हुए हैं। यादव है तो चाहता है कि कुर्मी पटेल आगे बढ़े, कुर्मी पटेल चाहता है कि कुम्हार और प्रजापति आगे न बढ़े। तो इस तरह से आपस में ही लोग अपने में ही एक दूसरे के दुश्मनी बना के एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाने में आप हर तरह से, एक सवाल है, ब्राह्मणवाद को और भाजपा को ही एक तरह से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट समर्थन दे रहे हैं। ये आपसे जानना चाहते हैं कि जब मौका मिला, कभी बहुजन समाज पार्टी को सत्ता मिली, कभी समाजवादी पार्टी को, कभी राजद को, तो जिस तरह की सोच आप रखते हैं या जिस तरह का सपना है कि इस तरह से हमारा समाज मजबूत हो सकता है, उस दिशा में इन लोगों ने कुछ ठोस कोशिश किया कि विफल रहे या नहीं कर पाए? क्या कहना चाहेंगे? नहीं कर पाए। मैं ये देखा हूँ कि जो चाहे वो समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आई है, चाहे बहुजन समाज पार्टी है, चाहे RJD आई है,
संविधान को जैसे कांग्रेस चला रही थी उसी तरह इन लोगों ने भी उसी ढर्रे पर उसी कॉपी करके चलाया है। संविधान को जो मूलभूत जो अवधारणा है उसको इन्होंने उसमें नहीं लाया। अगर वो ला दिए होते तो हम काफ़ी कुछ समाज में परिवर्तन, और आज भी उनके लाने की नहीं देखता हूँ कि उनके अंदर एक ताकत नहीं दिख रही है कि मतलब दृढ़ विश्वास नहीं दिख रहा है कि हम पूरे संविधान को लागू तो करें। आपका मानना है कि कहीं न कहीं कांग्रेस भी जो करना चाहिए था वो नहीं कर सकी, और उसके बाद उसी ढर्रे पर हमारी ये जो बहुजन पार्टियां रही हैं ये भी नहीं कर सकी। तो आप विकल्प कहाँ देखते हैं, कैसे चेंज होगा, क्योंकि परिवर्तन के लिए तो विकल्प चाहिए। देखिए, मैं इस पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ। देखिए, संविधान में हमारा आर्टिकल 13 कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी रीति रिवाज परंपरा संस्कार जो हिंदू धर्म रीति में चले आ रहे थे, अगर वो छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच से चल रहे हैं तो उसको आज ध्वस्त कर दिया गया है। आप बताइए, इस पर कांग्रेस ने कभी काम किया? टीवी खोलिए, दुनिया भर के पाखंडी बाबा आ जाते, कोई हाथ देखता है, कोई ज्योतिषी बताता है, जितने सीरियल है उसमें पूजा है, पाठ है, पाखंड है, सब तरह तरह के पाखंड ही तो बढ़ाया जा रहा है बच्चों को। इस पर नहीं रोक लगी, और अगर कोई वैज्ञानिक चेतना से लैस करने की बात करे, इन चीज़ों से मुक्त होने की बात करे, तो उस पर रोक लगा दी। उस पर जो है किसी तरह का FIR दर्ज किया कि आस्था हाथ हो रही है। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, संविधान में ही आर्टिकल 51 क्या कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद हर नागरिक को, हर सेंट्रल गवर्नमेंट इवन स्टेट गवर्नमेंट के हर नागरिक के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करने की प्रवृत्ति लाना है। कहाँ हो रहा है? यहाँ तो हम वैज्ञानिक सोच की बात छोड़िए, आज वैज्ञानिक की बात हम कह देते हैं तो तुरंत FIR दर्ज हो जाती है। लेकिन इनके पाखंड, ढोंग, अंधविश्वास को और तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। तो सच के तो न तो कांग्रेस ने किया, न समाजवादी ने किया, न बहन मायावती ने किया, न लालू जी ने किया। और अभी भी इतनी इनके पास ताकत नहीं है, तो उनकी कम गलती है, उनके पास ताकत नहीं है। अगर वो करने की कोशिश भी करते हैं तो किसी न किसी तरह से जो इस व्यवस्था के इर्द गिर्द चारों तरफ जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था लगी है ना, उनको धराशायी कर देगी। ये डर उनको बराबर बना रखता है, डर जाते हैं। और उस डर के चलते कई बार ये लोग भी उसी पाखंड पोषण के कार्यक्रमों में, कर्मकांडों में आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। इनको लगता है कि इससे हमारा वोट बैलेंस रहेगा और खतरा मोल नहीं लेना चाहते। तो किसी न किसी को खतरा मोल लेना होगा। यस, आपने बहुत सही कहा। जब तक आप खतरा मोल नहीं लगे ना, तब तक इस देश में परिवर्तन की उम्मीद नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी चीज़ संविधान को ही अब कड़ाई से लागू कर दो। हम तो करेंगे, संविधान अगर कड़ाई से लागू हो जाए ना, तो एक ब्राह्मण जो है अपने उच्च मानसिकता के कारण जो हिंदू धर्म की शादियाँ करा रहा है वो नहीं करा सकता है। FIR दर्ज हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगा। एक ने किया है भी, किसी तरह से अरेस्ट हो भी गया है। अगर वहीं आप एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कि शादी आप कोई किसी से कराता है, ठीक है, चाहे बौद्ध से कराइए, चाहे आर्य संघ से कराइए, चाहे हिंदू धर्म से कराइए, तलाक के लिए तो कोर्ट ही जाना पड़ता है ना। जब कोर्ट से मान्यता तलाक की है तो शादी भी तलाक से ही हो, सारी कोर्ट से ही होनी चाहिए। सबसे सस्ती, सबसे सस्ती, कुछ नहीं करना है। हाँ। न बाजा, न ढोल, न खाना, न पीना, न 1 लाख, न 2 लाख, उसको किसी और सामाजिक काम में लगा दो। चाहे लड़के लड़की को उसी के दहेज के रूप में दे दो। कम से कम कुछ पढ़ाई लिखाई जो लोग सामाजिक परिवर्तन के लिए फिक्रमंद हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको इसकी पहल करके दिखाना चाहिए। बहुत पहले, सबसे पहले शादी विवाह का जो है और मृत्यु भोज, 2-3 चीज़ें जो है ना, इसका तो टोटल बहिष्कार होना चाहिए और टोटल इस अनावश्यक खर्च को रोकना चाहिए। अगर हम तो कह रहे हैं कि बहुजन समाज, चाहे जो हमारा समाज है, इसको कई तरह से कई रूपों में प्रगतिशील कदम उठाना पड़ेगा। यानी कि अगर फिजूल खर्ची रोक दिया जाए और जो धार्मिक रूप से मंदिरों में, पूजा घरों में इतनी बड़ी अपार संपत्ति, अकूत संपत्ति है, उसका हिंदू धर्म के मंदिरों का अगर हिंदू धर्म के ही वंचित समाज के लिए अगर उपयोग कर दिया जाए तो उनकी गरीबी देखते देखते चुटकी बजाते तुरंत निकल जाएगी, कोई गरीब रहेगा नहीं। देखिए, एक चीज़ और बताऊँ, मैं जब शुद्ध मिशन चला रहा हूँ ना, तो बहुत से लोगों ने हमसे कहा है सवाल, अरे आप गर्व से कहो शूद्र और शूद्र को अपने बराबर लाने की बात करते हो, कभी आपने देखा है डोम और मुसहर, उनके घरों में जाके देखो उनकी परिस्थिति कैसी है, तो आप कैसे उनकी बराबरी कर सकते हो? मैं बोला, वही आप जो बात कर रहे हो ना, वही जाके जो मुसहर और डोम जो सबसे पिछले पायदान पर जो हिंदू धर्म में थे, वो जो क्रिश्चियन बन गए हैं, उनके जाके आप देखो, वो किसी क्रिश्चियन को आप कह सकते हो, बल्कि उनको आपके प्रति भीड़ आ जाएगी। ये इतने मान सम्मान से सब जगह नौकरी धंधा व्यापार में लगे हुए, तो आप उनको जो है, जब उनको कमाने के लिए, उनके जीवन चर्या के लिए अगर उचित
पैसा दे दोगे, उचित धन मुहैया करा, तो वो भी खा पी के कपड़े अच्छे पहन के अच्छे नहा के धो के आपके बराबरी में बैठने के लायक हो जाएंगे। कोई ऐसा नीच दुष्ट पापी और भगवान ने नहीं बना के दिया, हमने उनको बना के रखा है और उस स्थिति में जानबूझ के हम पैदा करके रखे हैं। उनको खुद सुख सुविधा चाहे हम उनको जो पैसे की जो बात होती है, पैसे से तो भाई आदमी सुख सुविधा आपके बराबरी करेगा ना, उनको हम जानबूझ के नहीं दे रहे हैं। उनकी मजदूरी चाहे उनके जो प्रोडक्शन है चाहे उनकी जो कारीगरी है, कहीं हम उनको बराबर उपेक्षित करके रखे हुए हैं। आपकी बात से एक चीज़ निकल करके आती दिख रही है कि हम सबको हिंदू रीति रिवाज से तो नहीं जोड़ सकते क्योंकि उसका कोई बहुत औचित्य नहीं दिखता है, लेकिन चाहे वह ईसाई हो, किसी भी समुदाय का हो, मुस्लिम हो, सबको एक प्रबुद्ध नागरिक, एक राष्ट्रीय एकता से लैस आपस में भागीदारी, परस्पर एक दूसरे से प्यार और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए हम तैयार कर सकते हैं। भारत का हर नागरिक प्रबुद्ध नागरिक बने, इसमें किसी को एतराज़ नहीं होगा। हमको इस बात को, इस नज़रिए को ध्यान में लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर नहीं, आपने बहुत सही पॉइंट किया है कि हमें प्रबुद्ध नागरिक और सभी को भाईचारा बना करके छुआछूत, ऊंच नीच, छुआ ये मतलब इतनी गंदी परंपराएं और व्यवस्थाएं हैं। मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ लोगों से कि भाई एक इंसान हिंदू धर्म से दूसरे इंसान को नीच समझता हो तो अपराधी है, वो इंसान है ही नहीं। इसको तो कलंक है, ये एकदम त्याग देना चाहिए। यहीं जहाँ हम खड़े हैं और कई जगह ऐसा है कि किसी देवी को सूअर काटे जा रहे हैं, कहीं किसी देवता को मुर्गे चढ़ाए जा रहे हैं, कहीं भैंसे काटे जा रहे हैं। ये क्या है? किसी को दारू चढ़ाया जा रहा है, कहीं छिटपुट आदिवासी समाज में अभी भी नरबल की घटनाएं सुनने में आ जाती हैं। तो ये सब कहीं न कहीं प्रचंड बुराइयां हैं और उनके विरुद्ध एक भयानक विभीषिका के रूप में उपस्थित हैं। इनको खत्म करने का काम अंबेडकर ने जो रास्ता हमें दिया था उस पर चलना होगा। बुद्ध ने जो रास्ता दिया था और भी जो हमारे महापुरुष, भारतीय संस्कृति अपनी बुराइयों को छांट करके एक अच्छा समाज बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे, चाहे कबीर रहे हों, चाहे नानक रहे हों, चाहे गोरख रहे हों। तो हमें आज क्यों उस प्रवाह को हम रोकें? आज हमें उस प्रवाह को बनाए रखना होगा। नहीं, देखिए एक बात आपने जितना बढ़िया कहा, ये भाजपा जो है, मैं बताया ना कि ये ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का जो ब्राह्मणवाद कुछ नहीं है। ब्राह्मणवाद क्या है कि ब्राह्मण को उच्च बनाते हुए जितनी जातियाँ उनमें सीढ़ी नुमा एक दूसरे से ऊंच और नीच और व्यवहार बना के रखना, ब्राह्मणवाद वही है। एक दूसरे से सीढ़ी नुमा ऊंच नीच बना के रखो, तो ये बहुत बड़ी बुराई। अभी मोहन भागवत ने अभी स्टेटमेंट दिया था कि वर्ण व्यवस्था और जात को ऊंच नीच की भावना को हमें त्यागना चाहिए। अरे भाई तुम कहते क्यों है? इसको अमल करो ना, अमल में लाओ ना। तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे तो एक इशारे पर पूरा सरकार हिल जाती है। तुम कहते क्यों? शुरू कर दो आज से कह दो किसी का सरनेम नहीं रहेगा, आज से बात कोई जात पात नहीं रहेगी, लेकिन कोई छुआछूत नहीं रहेगा। यह करने से एक कदम तो होगा, लेकिन यह भी हो सकता है कि अगर ये रातों रात अभी घोषणा कर दें कि कल से कोई जाति नहीं है तो सब लोग बराबर हैं, सब लोग प्रतिस्पर्धा करें, तो एक संकट वह भी रहेगा कि पहले जो हमारे निहायत वंचित लोग हैं उनको उस स्तर पर कहीं स्थापित करो। उनको विशेष सुविधा नहीं दोगे, बीमार आदमी को दवा और दूध नहीं दोगे तो कहोगे कि सब लोग बराबर हो गए आज से, तो वह भी एक सवाल है। नहीं, वो तो करना पड़ेगा। वो तो देखिए हमारे ही देश में नहीं, पूरे विश्व में इस तरह की व्यवस्था है। जो वंचित रखे गए हैं, वंचित किए गए हैं, मजबूरी में रहे हैं, कैसे भी रहे हैं, उनको कहीं न कहीं व्यवस्था रखी जाती है बराबरी लाने के लिए, बराबरी करने के लिए। तो सन 24 हमें कहाँ तक पहुँचाएगा इस दिशा में? देखिए 24 की बात तो मैं बता रहा हूँ आपसे कि मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा सा उम्मीद लग रही है बिहार से। नीतीश कुमार जी अभी मतलब अपमानित होकर के, पहले तो तेजस्वी को ही उन्होंने एक तरह से धोखा कहिए या कुछ भी कहिए, वो भाजपा के साथ गए, लेकिन वहाँ देखे कि ये तो हमें बहुत ज़्यादा अपमान हो रहा हूँ, तो फिर से उस अपमान को, घुटन को भी त्यागने के बाद फिर तेजस्वी के पास चले गए। ये बहुत बड़ा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि भारतीय इतिहास में ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। तो अगर उस भावना को लेकर के वहाँ से अगर चिंगारी निकलती है और उसके पीछे अगर मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी, चाहे बहन जी की पार्टी, जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एक मिल करके ब्राह्मणवाद के और भाजपा के विकल्प तैयार होता है। मैं तो यहाँ तक देख रहा हूँ कि अगर नहीं तैयार होता है तो देखिए भाई 2024 आपका अंतिम है। इसके बाद तो मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है डर है। जी। देख रहा मैं जैसे मेरे साथ हो रहा है, जैसा मेरे साथ लोग मतलब ये तरह तरह की धमकियाँ, गाली गलौज दे रहे हैं, तो 2024 से तब लगता है कि मेरा अस्तित्व ही खतरे में है। तो मैं इसको देखते हुए जानबूझ के मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ और इसीलिए कर रहा हूँ। मैं देखिए यहाँ तक कह रहा हूँ कि ठीक है, अगर नहीं क्षेत्रीय पार्टियाँ चाहे सब लोग एक बुद्ध नहीं होते हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस ही जो है, अगर मान लीजिए थोड़ा अपने में परिवर्तन करती है, उसको समझाया जाए, बताया जाए कि हम
संविधान को न लागू रखने की, आप उसको थोड़ा अमल करिए, थोड़ा ढुकिए, हम पूरा आपके साथ देते हैं और भाजपा का विकल्प जो है एक बहुत बड़े पैमाने पर भारत में बनाया जा सकता है। एक विकल्प पैदा करने की पीड़ा आपकी बातों में हाँ, है। हमारे में विकल्प होना ही चाहिए। एक सवाल है थोड़ा सा, 2024 से विकल्प के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और लेनिनवाद तो नहीं सफल हुआ, लेकिन अभी एक नया दक्षिण भारत से उभरता हुआ स्टालिनवाद, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, स्टालिनवाद जो है आपने सही कहा, लेकिन स्टालिन का जो प्रैक्टिकल प्रयोग है ना, वो एक अलग टाइप का है। वहाँ क्या है, एक क्षेत्रीय है, वो भाषा अलग है नहीं, और उनके भाषा को ऐसा है कि दूसरा कोई समझ नहीं पा रहा है, वो एक अलग एक लिमिट दायरा है। अभी पूरे देश के स्तर पूरे पर देश में उस स्तर को ले जाना थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट है, समय लगेगा। क्योंकि लोगों को ऐसे, हमारे यहाँ तो कम से कम 40-50% तो ऐसे पढ़े लिखे अनपढ़ गवार हैं कि उन जानते हैं कि स्टालिन ने क्या किया है। उनको समझाने में आपको 10 साल लग जाएगा। तो वो मुझे नहीं दिखता है कि वो प्रयोग जो है 24 के लिए तत्काल नहीं दिख रहा है। 24 के लिए तत्काल यही है कि या तो जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो शूद्र की हों, चाहे बहुजन की हों, चाहे मूल निवासी की, एक मंच पर अपने मतभेदों को भूल कर आएँ। अगर नहीं आते हो तो सब लोग मिल करके कांग्रेस के पीछे जो है उसको समझा करके, उसको नीतियों में परिवर्तन ला करके, भाई अब आपका ये नहीं चलेगा, आप इस तरह से चलाओगे, हो सकता है कि एक पॉजिटिव रास्ता निकल जाए 24 के। तो 24 का चक्र अपनी 24 तीलियों को अगर गतिशील कर सका तो शायद हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जो हमारे सपनों में सदियों से नहीं तो सबको उसके बाद तो अगर नहीं कर पाए ना, तो 2024 के बाद तो फिर आप सोचना भी नहीं कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं। एक चेतावनी, पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। इस गंभीर चेतावनी के साथ आपके सामने हैं शूद्र शिवशंकर सिंह यादव, जो शूद्र आंदोलन के प्रणेता हैं, और आपकी ये पीड़ा आपके सामने अभी प्रकट हुई। फिर हम आपसे अगली बात करेंगे अगले मुद्दे पर कभी। बहुत तब तक के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आपको भी।